गुड मॉर्निंग सर। हम लोग जैसे आप लोग बता रहे हैं, आप लोग को क्लास 11 के तहत हम सारे टॉपिक को बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उस स्टेप के तहत आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अकाउंटेंसी, आपको पढ़ा रहे हैं बिजनेस स्टडी, आपको पढ़ा रहे हैं ऑडिटिंग, आपको पढ़ा रहे हैं आपको कॉमर्स मैथमेटिक, आपको पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो जो भी कंटेंट बता रहे हैं इस कंटेंट के तहत आपका जो है थ्योरेटिकल टॉपिक बता चुके हैं। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर का यूनिट बाय यूनिट आप लोग को प्रत्येक चैप्टर का यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस बताएंगे और सॉल्यूशन बताएंगे, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में आपको किस तरह का समस्या, किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी देंगे और उसी ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमारा अकाउंटिंग के तहत, हमारा अकाउंटेंसी के तहत सबसे पहला चैप्टर है एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। गुड। तो क्लास 11 के तहत हम लोग 2020 24 25 के तहत जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चन है। तो ना कि ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है अकाउंटिंग कंटेंट के तहत। यदि किसी सेक्टर में आप एग्जाम देते हैं तो उस सेक्टर में भी आपको ये टॉपिक काम करेगा। तो हम लोग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग होता क्या है? तो बेसिकली अकाउंटिंग जो होता है, इसका नेचर जो होता है, इसका लैंग्वेज जो होता है वो बिजनेस की तरह होता है। क्योंकि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, उस लेन देन को जब हम प्रोसेस वाइज किसी भी प्रोसेस के तहत जब उसको हम सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करते हैं या सिस्टमैटिक रूप से उसको हम लिखते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं सर? अकाउंटिंग प्रोसेस। इसलिए कहा गया है इसका लैंग्वेज बिजनेस के नेचर डिपेंड करता है। अब बिजनेस का नेचर कैसा हो, तो नेचर डिपेंड करता है यदि बिजनेस में ट्रांजेक्शन कैश में होता है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन यदि क्रेडिट में होता है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन इंस्टॉलमेंट बेसिस में होता है। मतलब डिफरेंट कंडीशन में बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन को समझने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। क्योंकि इसी प्रोसेस के तहत क्या करते हैं हम लोग, एक सिस्टमैटिक रूप से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको अरेंज करते हैं। जैसे हम बता चुके हैं कि अकाउंटिंग के तहत पहले हम क्या कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद उसको समराइज करते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं और बाद में इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। यदि रिपोर्ट हमारा सही हो पाता है तो बिजनेस में ये पता चल पाता है कि हमें हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वो किस टर्म से कितना हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग सही से यदि रिपोर्ट तैयार करेंगे ना सर, तो हमारा क्या होता है, सिस्टमेटिक रूप से हमारा बिजनेस क्या होता है, डेवलप होता है। तो डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस को आप किस तरीके से किए, किस प्रोसेस से किए। अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको बुक कीपिंग को जानना जरूरी है। बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग, देयर टू वर्ड्स, ये दो शब्द से बना हुआ है, एक बुक और कीपिंग। बुक मतलब होता है पुस्तक और कीपिंग मतलब होता है पालन करना। दैट मीन्स कह सकते हैं कि बुक मतलब क्या होता है, पुस्तक। मतलब जब भी आप बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को किसी भी बुक में आप सबमिट करते हैं, किसी बुक में आप सबमिट करते हैं तो उस बुक को हम बुक कहते हैं। और कीपिंग मतलब होता है कि जिस बुक में आप अकाउंटिंग को प्रोसेस को सबमिट किए उस बुक को सेफ रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। यदि उसको आप सुरक्षित नहीं रखते हैं तो आपका जो भी बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, जो भी आप उसमें ट्रांजेक्शन सबमिट किए हैं वो आपको मेजरमेंट करने में एक समस्या होता है। तो उस बुक को सेफली रखना ही कहलाता है हमारा बुक कीपिंग। गुड। तो अकाउंटिंग के तहत कुछ हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता चुके थे कि अकाउंटिंग के तहत हमारा जो अकाउंट हो गया, उसके फादर हमारे लुकास पेशली, जिनका जन्म जो हुआ था इटली के वेनिस नगर में 1494 ईस्वी को। गुड। 1494। इन्होंने अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बताए हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं जिसका हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारा बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट न होता है। इसलिए इनको कहा गया फादर ऑफ अकाउंट। तो इनके रूल रेगुलेशन का पालन हम करते हैं और अकाउंटिंग वर्क को सिस्टम वाइज में, सिस्टमाइज में उसको हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि हम देख लेंगे तो हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है क्या है, ध्यान से देखेंगे। गुड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला है, हमारा पहला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन कि द लायबिलिटी राइजिंग फ्रॉम, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन बोला है हमारा द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। कहने मतलब है कि जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं, जब भी आप किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो आपका लायबिलिटी क्या होता है? आपका लायबिलिटी जो होता है वो
ऑप्शन दिया है क्रेडिटर, ऑप्शन दिया है अकाउंट पेबल, ऑप्शन दिया है लोन, और ऑप्शन दिया है अकाउंट रिसीवेबल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा अकाउंट पेबल, क्योंकि आपका लायबिलिटी होता है कि जब किसी गुड्स को आप परचेज करते हैं, जब भी किसी गुड्स को आप परचेज करते हैं तो आपका दायित्व होता है कि आप बिल को पे करें। बिल पे तभी करेंगे जब आपको वाउचर मिलेगा। जब आपको वाउचर मिलेगा तो उसी वाउचर के आधार पे, उसी बिल के आधार पे आपका बिल पे करने का लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा सर? बी। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि अकाउंट्स दैट कंटिन्यू एग्जिस्टिंग इवन आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर कैन, इसका मतलब बोला है कि जो भी अकाउंट है जो कंटिन्यू एग्जिस्टिंग करता है, वर्क करता है, वह कौन से अकाउंट माना जाता है इंडियन में? नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, परमानेंट अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। तो कंडीशन इसका होगा कौन सा? रियल अकाउंट। कौन होगा सर? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब होता है वैसा अकाउंट जहां पे गुड्स हो। क्या हो सर? गुड्स हो। अगला क्वेश्चन बोला है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम इज नीडेड बाय। कहने मतलब है कि बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम के तहत किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? मतलब बिजनेस में जब भी हम फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी फाइनेंस इन्वेस्ट किए हैं उस फाइनेंस का इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बिजनेस में किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन दिया हमारा ओनर, ऑप्शन दिया है क्रेडिटर, ऑप्शन दिया मैनेजमेंट, ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। कहने मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मालिक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट के लिए। तो ऑप्शन क्या है उसका? ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, क्वेश्चन है ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एंड डिस्क्राइब एंड एक्सपेंडिचर टर्म। प्रश्न बोला हमारा कि ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एंड डिस्क्राइब एंड द एक्सपेंडिचर टर्म। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करते हैं मतलब कहने मतलब है कि जो भी बिजनेसमैन का ऑनर होता है जब गुड्स को सेल करता है कस्टमर को, तो कंज्यूमर को, तो उस कंडीशन में जो भी हमारे गुड्स को सेल किए जाते हैं या जो भी हम माल को बेचते हैं उसको डिस्क्राइब किस में करते हैं सर? तो ऑप्शन दिया है कैश मेमो, ऑप्शन दिया वाउचर, ऑप्शन दिया बिल, और ऑप्शन दिया डेबिट। तो ऑप्शन होगा वाउचर। जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस कंडीशन में सारे सिस्टम को, सारे प्रोसेस को किस में सबमिट करते हैं? एक बिल में, जिस बिल का नाम क्या है हमारा? वाउचर। क्योंकि उसी वाउचर के आधार पे जो हमारा कंज्यूमर होता है वो बिल को पे करता है। क्या करता है? बिल को, उसको पता चल पाता है कि हमने कितना गुड्स परचेज किया है। अगला क्वेश्चन बोला है ए परसेंटेज रिड्यूसिंग फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। कहने मतलब है ए परसेंटेज रिड्यूस कर रहा है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है उस प्राइस को रिड्यूस कर रहा है लिस्ट प्राइस ऑन द मर्चेंडाइज अलाउड टू रिटेलर बाय होलसेलर। रिटेलर टू होलसेलर, कंज्यूमर नहीं है सर। यहाँ रिटेलर जो है किसको कर रहा है? होलसेलर को। तो ऑप्शन दिया है कमीशन, ऑप्शन दिया है ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन दिया है कैश डिस्काउंट, और ऑप्शन दिया है अलाउंस। क्या दिया सर? तो कमीशन क्या होता है? कमीशन जो होता है वो एजेंट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं सर? ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग रिटेलर बाय होलसेलर। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा होता है कैश डिस्काउंट, इसका यूटिलाइज करते हैं कंज्यूमर के लिए। किसके लिए? और चौथा होता है अलाउंस। अलाउंस जो होता है ये हमारा टैक्स से रिलेटेड होता है। अलाउंस होता क्या है कि जब किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उस कंडीशन में जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, उसके बावजूद जो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दिया जाता है या एक्स्ट्रा चार्जेस दिया जाता है वो आपका क्या कहलाएगा? जैसे होता है हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, डिफरेंट अलाउंस होता है। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है कि करंट एसेट्स मींस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू। करंट मतलब है करंट एसेट्स मींस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
तो वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट होता है डिफरेंसेस बिटवीन करंट एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो इक्वल अमाउंट डिफरेंसेस अमाउंट होता है वो किसके इक्वल में होता है? वर्किंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा सर? वर्किंग कैपिटल। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है the assets that are used in operation of the business but have no physical existence। no physical existence मतलब उसका फिजिकल यूटिलाइजेशन नहीं है। नो फिजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्शन दिया है आर यूजली कैन नॉइस, ऑप्शन दिया है नॉन करंट एसेट्स, ऑप्शन दिया है फिक्टिव एसेट्स, इंट्रांजिबल एसेट्स, देन ट्रांजिबल एसेट्स। तो इसको समझने से पहले आप जान लीजिए कि एसेट जो होता है वो 5 होता है। कितना होता है सर? पहला होता है फिक्स एसेट। क्या होता है सर? दूसरा होता है करंट एसेट। क्या होता है सर? अगला होता है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। क्या होता है सर? ट्रांजिबल एसेट्स और इंट्रांजिबल एसेट। कौन एसेट्स? तो फिक्स एसेट जो होता है इसका मतलब होता है वो संपत्ति जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिए प्रॉपर्टी होता है। हमारे क्या होता है? जिसको हम लॉन्ग टाइम यूज करते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, है ना, ये हमारे क्या हो गया? फिक्स एसेट्स। क्या हो गया सर? जिसका यूज 1 साल से अधिक करते हैं। अगला क्या होता है? करंट एसेट। यूटिलाइज 1 ईयर, 1 साल से कम यूज करते हैं तो कौन हो गया हमारा? करंट एसेट। अगला क्या होता है? वेस्टिंग एसेट। वो एसेट्स जिसका यूटिलाइज करके उसका जो होता है उसका यूज, जब उसका यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। क्या होती है सर? जैसे एग्जाम्पल होता है कोल माइंस, वाइल्ड वेब्स, ब्रिक्स। तो ये सब हमारा किसका एसेट्स है? अगला होता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वैसा एसेट जिसको केवल फील करते हैं, इसका फिजिकल यूज। तो ये किस में आ गया? फिजिकल। तो ऑप्शन क्या हो इसका? हो गया इनट्रांजिबल एसेट्स। क्या हो गया? इनट्रांजिबल एसेट्स। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट होता है वो इनट्रांजिबल एसेट होता है, जिसमें गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। याद रखेंगे क्योंकि पूछता है क्वेश्चन में कि कौन सा हमारा इंट्रांजिबल एसेट होता है। ऑप्शन देते हैं गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग मींस। तो जब भी अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो उसमें बेसिकली हमारे लुकास पेशरी द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था कि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के तहत जब भी अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं तो बेसिकली उसमें यूज किया जाता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। क्या होता है भाई? डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के तहत बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं? डबल इंटरेस्ट सिस्टम से यूज करते हैं। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग मींस ऑप्शन दिया एंट्री इनटू सेट ऑफ द बुक, एंट्री इनटू सेट ऑफ बुक। ऑप्शन दिया एंट्री 1 ऑफ 2 डाटा। ऑप्शन दिया एंट्री फॉर टू एक्सेप्ट, स्वीकार किया, 2 एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब दोनों पर्सन के बीच जब एक्सेप्ट किया जाता है, क्या कहता है? स्वीकार किया जा रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है कि दोनों पक्ष, जब 2 मेंबर डेबिट एंड क्रेडिट, डेटर एंड क्रेडिटर दोनों सेटिस्फाइड होते हैं तो वह कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। आप लोग एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बिजनेस लॉ आगे। तो बिजनेस लॉ में क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको हम लोग जान गए। तो उसी रूल रेगुलेशन के तहत एक टॉपिक हमारा है जिसका नाम है फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट कहने मतलब है कि जब तक दोनों पक्ष के बीच सहमति नहीं होती है तो उस कंडीशन में बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाता है। तो उसी कंडीशन के तहत बोला है कि जब तक दोनों पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक स्वीकार नहीं करते, तब तक डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि द एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए क्या बोला? द एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब एज। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको डिस्क्राइब कौन करता है? किस सिस्टम के द्वारा? अकाउंटिंग सिस्टम। किसके द्वारा? ऑप्शन दिया बुक कीपिंग, ऑप्शन दिया है अकाउंटिंग, ऑप्शन दिया ऑडिटिंग, ऑप्शन क्या दिया है? तो ऑप्शन क्या होगा? अकाउंटिंग। अगला बोला है हमारा
रिसोर्स मीन्स कैपिटल इक्विलिटीज इज इक्वल टू, रिसोर्स मतलब साधन, रिसोर्स मीन्स कैपिटल इक्विलिटीज इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है एसेट्स, ऑप्शन दिया है लायबिलिटी, ऑप्शन दिया रेवेन्यू और ऑप्शन क्या दिया इक्विटी। तो ऑप्शन क्या होगा इक्विटी, ऑप्शन क्या होगा इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला हुआ है द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड, सुनिए सर कंप्लीट, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरे अकाउंटिंग को अकाउंटिंग सर्कल के द्वारा हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं। किसके द्वारा? पहला प्रोसेस होता है जर्नल, क्या होता है सर? अगला होता है लेजर, क्या होता है सर? अगला होता है ट्रायल बैलेंस, क्या होता है सर? और अगला होता है फाइनल अकाउंट, क्या होता है सर? तो ये चार प्रोसेस होता है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या करता है कलेक्ट करने का काम करता है। मतलब बिजनेस में जो भी हम लोग प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट लॉस, इसी कंडीशन के तहत हमको प्राप्त होता है। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस का कंप्लीट ये प्रोसेस होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग सर्कल। क्या कहते हैं इसे? इसका ऑप्शन क्या होगा? अकाउंटिंग सर्कल। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा सर वीडियो देखते समय, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको 50-60% याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है तो सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही नोट डाउन करेंगे आपके मेमोरी में सेटअप हो जाएगी क्या हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्टेशनरी इज क्लासिफाइड, स्टेशनरी को कहाँ क्लासिफाइड करते हैं? स्टेशनरी मीन्स होता क्या है? स्टेशनरी मतलब होता है कि वो गुड्स जो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में यूटिलाइज किए जाते हैं। क्या? स्कूल, कॉलेजेस, है ना, हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे ऑफिस में इसका यूज किया जाता है। तो बोल रहा है स्टेशनरी क्लासिफाइड किसको कर रहा है? ऑप्शन क्या दिया? फैक्ट्री सप्लाई। तो फैक्ट्री में से प्रोडक्शन होता है, वहां पे इसका यूज। ऑप्शन दिया ऑफिस सप्लाई, अभी जस्ट बताएं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑफिस सप्लाई, ऑफिस। ऑप्शन दिया सेल सप्लाई, इसमें भी यूज नहीं होगा। ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑफिस सप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विड्रॉ ऑफ मर्चेंटाइज फ्रॉम द पर्सनल यूज क्लासिफाइड। तो विड्रॉ क्या होता है? जब किसी भी गुड्स को जब हम पर्सनल यूज करते हैं, जब किसी भी गुड्स को हम पर्सनल यूज करते हैं, खुद यूज करते हैं, तो बेसिकली हमारा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्योंकि ये क्या होता है, ड्राइंग एक प्रकार का लॉस होता है। क्या होता है? क्योंकि जब किसी बिजनेस से आप खुद यूज करते हैं, अपने बिजनेस से आप गुड्स को खुद यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो आप पेमेंट तो करेंगे नहीं, तो आपका वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग, जो आपका लॉस है। कैसे? लॉस है। अगला बोला है हमारा कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ correctly recording business dealing in a set of book is called, question repeat, बोला है the science and art of correctly recording business dealing in a set of book is called, ऑप्शन दिया है अकाउंटिंग, ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड बुकिंग, ऑप्शन दिया है बुक कीपिंग, ऑप्शन दिया है डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हम लोग बताए थे आप लोग को, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये देखिए, एक लाइन दिया यहाँ पे, आंसर इसमें रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, रिकॉर्डिंग। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको कहाँ डील करते हैं हम लोग? कहाँ डील करते हैं? क्योंकि बुक कीपिंग में जब तक उसको प्रोसेस में सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमारा अकाउंटिंग वर्क प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन सिस्टमैटिक रूप में उसको अरेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, बोला है द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए बुक ऑफ अकाउंट इज कैनॉइज। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से यूज करते हैं, क्योंकि अभी आपको जस्ट पहले क्वेश्चन बताए थे कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को हम लोग जिस सिस्टम से यूज करते हैं उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, जो एक मॉडर्न सिस्टम है। कौन सिस्टम है? जिसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ए पोर्शन ऑफ अकाउंट्स, क्वेश्चन सुनिए सर,
ए पोर्शन ऑफ द अकाउंट्स रिसीविंग दैट प्रूव टू अनकलेक्टेबल इज टर्म। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हो रहा है कि जब आप अकाउंट के तहत बिल रिसीव कर रहे हैं, है ना, और अनकलेक्टेबल है, मतलब आप जो भी अमाउंट है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी कंज्यूमर को 1000 का माल बेचते हैं, कितना बेचते हैं, और उससे हमको माल प्राप्त होता है 990 रुपीज, मतलब 990 रुपये उससे प्राप्त करते हैं, मतलब वह 10 रुपये हमको नहीं दिया, तो वो कंप्लीट तो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 990 प्राप्त किए, कितने प्राप्त नहीं किए, 10 रुपये। तो 10 रुपीज मेरा क्या कहलाएगा सर? क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स। और यदि वो प्राप्त कर लेते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स, क्योंकि बैड डेब्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कौन एक्सपेंस होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोला है द स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब द स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के स्टेटमेंट को ऑफ ए बिजनेस ए पर्टिकुलर टाइम इज कैनोइज, मतलब बिजनेस में जो फाइनेंस होते हैं उस स्टेटमेंट को किसके आधार पर रिप्रेजेंट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि यदि इनकम अर्न कर पाते हैं तो फाइनेंस हमारा बिजनेस से ग्रोथ कर पाता है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के लिए तो क्यों? इनकम को अर्न करने के लिए। तो हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम स्टेटमेंट। तो ऑप्शन होगा मेरा सी। ऑप्शन क्या होगा? अगला बोला है द प्रॉपर्टी ऑनर्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइज आर कॉल्ड। तो बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी होते हैं उसके ऑनर जो होते हैं उनके लिए वो क्या कहलाएगा सर? एसेट्स। क्योंकि विशेष बताते हैं कि एसेट्स में क्या होता है? जो आपका प्रॉपर्टी है, जो आपका संपत्ति है, जिसपे आपका खुद का अधिकार है, जिसको आप लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया आपके लिए? एसेट्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी होगा सर। इस ऑप्शन को आप यहां भी लिख सकते हैं सर एग्जामिनेशन में, ठीक है, वरना टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला है द राइट और क्लेम टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इज कॉल्ड। बोला द राइट ऑफ क्लेम, द राइट ऑफ claim to the properties of a business enterprise is called ऑप्शन दिया है एसेट्स, ऑप्शन दिया है कैपिटल, ऑप्शन दिया है इक्विटी एंड ऑप्शन दिया है लायबिलिटीज। क्या दिया है? लायबिलिटीज। तो इसका ऑप्शन होगा एसेट तो होगा नहीं क्योंकि राइट ऑफ क्लेम है प्रॉपर्टी के बारे में, कैपिटल भी नहीं होगा क्योंकि पूंजी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ऑप्शन होगा सी, इक्विटी। क्या होगा सर? इक्विटी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि रिकॉर्डिंग बिजनेस डाटा, ध्यान सुनिए सर, रिकॉर्डिंग बिजनेस डाटा इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज कॉल्ड। मैनर इज कॉल्ड कहने का मतलब है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, उसको किस प्रोसेस का यूज करते हैं? जर्नलाइज। क्योंकि बिजनेस में सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है सर? जर्नल, जिसको हम कहते हैं जर्नलाइज। जब तक आप जर्नल नहीं करते हैं तो आगे का प्रोसेस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला है अकाउंट रिसीवेबल आर कंसिडर्ड एज, सुनिए सर, अकाउंट रिसीवेबल आर कंसिडर्ड एज डिपेंड किस पे करता है? इनकम पे। किस पे सर? क्योंकि जब भी आप इनकम अर्न नहीं करेंगे तब तक वो कंसिडर्ड नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट 1, ऑप्शन नंबर ए। बोला है द सिस्टमैटिक recording of financial transaction, the systematic recording of financial transaction, the question में आंसर है the systematic recording of financial transaction of a business cannot as। तो बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको किस प्रोसेस का दिखाते हैं? बुक कीपिंग। क्या होता है सर? क्योंकि इसी में रिप्रेजेंट करते हैं कि बिजनेस में फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को हम लोग किस प्रोसेस से लिखे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बुक कीपिंग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड, सुनिए सर, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड। 1 ईयर कॉल्ड। तो कौन सा एसेट्स है जिसको हम केवल 1 साल यूज करते हैं? करंट एसेट्स। कौन से एसेट्स? क्योंकि यहां साहब बोला है विद इन 1 ईयर, विद इन
और 1 ईयर ज्यादा होता है तो क्या होता है मेरा फिक्स एसेट। क्या होता है सर, मतलब ट्रांजिबल एसेट। कौन एसेट्स, क्योंकि जो ट्रांजिबल होता है वो फिक्स होता है, लेकिन 1 ईयर यूज करते हैं तो कौन से एसेट्स, कैश, स्टॉक, बैंक, डिटर, बीआर, एडवांस, ये सब कौन से एसेट होगा, करंट एसेट्स। अगला बोला है द आर्ट ऑफ मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कॉल्ड, फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दिया है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होते हैं उन एक्टिविटी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कौन शो करता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, तो बेसिकली अकाउंटिंग जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्स अकाउंट। तो हर अकाउंट का अपना वर्क होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को, मैनेजमेंट अकाउंट अपने वर्क शो करता है अपने वर्क को, टैक्स अकाउंट रिप्रेजेंट करता है अपने टैक्स से रिलेटेड वर्क को, और अगला होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस मतलब होता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर, उस इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज किए हैं उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सर। कौन होगा सर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं ऑप्शन सी, या यहाँ आप एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है द परचेज अकाउंट इज यूज्ड फॉर गुड्स दैट आर फॉर द पर्पस ऑफ गुड। कहने मतलब है द परचेज अकाउंट इज यूज्ड फॉर गुड्स, परचेज अकाउंट इज यूज्ड फॉर गुड्स दैट आर फॉर द पर्पस। किस पर्पस के लिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, रीसेल। क्या होगा सर, ऑप्शन दिया रीसेल, ऑप्शन दिया यूज इन द बिजनेस, बिजनेस के लिए यूज करेंगे नहीं, ऑप्शन दिया यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, ये भी होगा नहीं सर, ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा सर, रीसेल। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा बैड डेब्ट्स अराइज फ्रॉम, मतलब बैड डेब्ट्स किसको अराइज कर रहा है सर, सेल ऑफ अकाउंट ट्रेड सेल्स, क्योंकि हमने जो माल बेचा है उधार बेचा है सर, अभी तो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है पूरा, तो कंप्लीट जब प्राप्त होगा तो जो पैसा बचा हुआ है वो मेरे लिए क्या करेगा, बैड डेब्ट्स। क्या वो एराइज कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो पैसा हमको बाद में मिल जाएगा, डूबा नहीं है सर। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा सर, ए। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल, which of the following best explain what is mean by capital expenditure and capital expenditure is expenditure, मतलब बार बार expenditure रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन दिया है on non current assets including repair and maintenance, good। ऑप्शन है non current assets include repair and maintenance। अगला दिया on expensive items over $10,000। अगला ऑप्शन दिया ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड इंप्रूवमेंट इन देयर अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी। और लास्ट ऑप्शन दिया हमारा ऑन आइटम्स रिटेनिंग टू ओनर्स कैपिटल। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न बोला, ऑप्शन बोला है ऑन द एक्विजिशन ऑफ द नॉन करंट एसेट्स एंड इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट इन देयर अर्निंग कैपेसिटी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, मतलब इनकम के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 28 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अकाउंटेड फॉर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन दिया है हमारा द एनुअल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर द फैक्ट्री फ्लोर, गुड। अगला ऑप्शन दिया द रिपेयर ऑफ द विंडो इज बिल्डिंग, विंडो इन ए बिल्डिंग। अगला ऑप्शन दिया द परचेज ऑफ व्हीकल्स बाय गैरेज फॉर रीसेल, गैरेज फॉर, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब आप गैरेज में साइकिल को क्या कर रीसेल कर रहे हैं, बेचने काम कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसको रिप्रेजेंट करता है। अगला बोला लीगल फी इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, सी, ऑप्शन नंबर सी। The purchase of vehicles by the garage for resale, legal fee incurred on the purchase of building, purchase of building। नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा सर, परचेज। ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि जब भी आप बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, जब ये बिल्डिंग तैयार
करें, और ये तीनों बिजनेस है, फैक्ट्री फ्लोर है, बिल्डिंग है, गैरेज फॉर रीसेल है, और लास्ट में दिया लीगल फी। क्योंकि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं ना सर, जब भी आप परचेज बिल्डिंग बनाते हैं, परचेज बिल्डिंग करते हैं ना सर, तो उसमें एग्रीमेंट होता है। क्या होता है सर? और एग्रीमेंट जो होता है एक लीगल प्रोसेस होता है। क्या होता है सर? तो उस लीगल प्रोसेस के तहत हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी, लीगल फी इनकरेड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अकाउंटेड ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय को कौन दर्शाता है? हमारा लीगल फी। कौन दर्शाता है? लीगल फी। इसको बोलते हैं पूंजी खर्च, पूंजी खर्च। अगला क्वेश्चन बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, which of the following items should be treated as a capital expenditure in the financial statement of sole trader? sole, तो यहाँ सोल ट्रेडर कौन रिप्रेजेंट करता है? बोला है $500 टेकन बाय द प्रोप्राइटर बाय हिमसेल्फ ए हिम हाई-फाई सिस्टम। हाई-फाई। अगला बोला है 400 स्पेंड परचेजिंग ए न्यू पीसी टू रिपेयर रिप्लेस his secretary old one, old। अगला बोला है $2000 on the purchasing a machine for resale। ऑप्शन बोला है 150 paid to a painter for the recording his office। गुड। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ प्रश्न देखिए बोला ऑप्शन में कि $400 खर्च कर रहे हैं परचेज करने के लिए पीसी को, है ना, टू रिप्लेस इन सिक्योरिटी टू ओल्ड वन, ओल्ड। तो ऑप्शन में क्या हो सर? ऑप्शन नंबर बी। अगला लास्ट क्वेश्चन बोला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट ऑफ द रिलेवेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो इसका ऑप्शन दिया हमारा, पहला दिया है नेचुरली फ्री फ्रॉम एरर, अगला दिया कंप्लीटनेस, ऑप्शन दिया मेटेरियलिटी। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा जो फ्रेमवर्क दर्शाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट को, वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेटेरियलिटी। गुड। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, वो आसानी से सॉल्व हो पाएगा और आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको बताए हैं यूनिट 1 के तहत सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के तहत जो भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बताए हैं, जितना क्वेश्चन बताए हैं 30 क्वेश्चन, उस 30 क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेंगे और नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि नोट डाउन आपके इंप्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। इसको आप देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 11th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला वीडियो यूनिट 2 जो हम लोग को मिलेगा अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तो यूनिट 2 का चैप्टर जो बताएंगे उसका नाम है अकाउंटिंग इक्विजिशन। अकाउंटिंग इक्विजिशन जो एक चैप्टर है हमारा का प्रैक्टिकल पेपर है, उसी के तहत आपको बताएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सर। तो ओके सर, बाय।